भारतीय राष्ट्रवाद के उदय में एक प्रमुख कारक है आर्थिक असंतोष। मिस्टर गैरेट का विचार है कि राष्ट्रीयता में शिक्षित वर्ग का अनुराग हमेशा ही कुछ हद तक धार्मिक और कुछ हद तक आर्थिक कारणों से हुआ है। यह कथन भारतीय राष्ट्रीयता पर पूरे रूप में घटित होता है। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना का उद्देश्य भारत के साथ व्यापार करते हुए इस देश का आर्थिक शोषण करना था। ईस्ट इंडिया कंपनी और बाद में ब्रिटिश शासन द्वारा किए गए देश के आर्थिक शोषण का ही ये परिणाम था कि जिस भारत को 17वीं सदी तक सोने की चिड़िया कहा जाता था, उसी भारत के संबंध में 1900 में सर विलियम डिग्बी ने लिखा, लगभग 10 करोड़ मनुष्य ब्रिटिश भारत में ऐसे हैं जिन्हें किसी समय पर भी भरपेट अन्न नहीं मिलता। इस अधः पतन की दूसरी मिसाल इस समय किसी सभ्य और उन्नतिशील देश में कहीं पर भी दिखाई नहीं दे सकती। इस आर्थिक शोषण के राजनीतिक परिणाम उत्पन्न होने स्वाभाविक ही थे। अंग्रेजी शासन की आर्थिक नीतियों से असंतुष्ट होकर ही भोलानाथ चंद्र ने 1877 में लिखा है, ब्रिटिश शासन का विरोध करने के लिए हमारे द्वारा विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार की नीति अपनाई जानी चाहिए। अगला कारण रहा भारतीयों को उच्च पदों से अलग रखने की नीति। 1833 के अधिनियम में कहा गया था कि सरकारी नौकरियों में प्रवेश योग्यता के आधार पर ही दिया जाएगा और किसी भी भारतीय को धर्म, जन्म स्थान, वंश और वर्ण के कारण कोई पद प्रदान करने की बाधा नहीं उपस्थित की जाएगी। भारत को उच्च पदों, विशेषतया भारतीय नागरिक सेवा ICS से अलग रखने के विधिवत प्रयत्न किए गए। इस सेवा में प्रवेश की आयु 21 वर्ष थी। परीक्षा केवल इंग्लैंड में होती थी और परीक्षा का माध्यम अंग्रेजी भाषा ही थी। ऐसी स्थिति में भारतीयों के लिए नागरिक सेवा में प्रवेश करने हेतु ब्रिटिश वासियों से प्रतियोगिता करना अत्यंत कठिन था। इतना सब कुछ होने के बाद भी यदि सुरेंद्रनाथ बनर्जी या अरविंद घोष जैसे मेधावी विद्यार्थी परीक्षा में सफल हो जाते तो घुड़सवारी जैसी गौण बात के आधार पर उन्हें सेवा में प्रवेश से रोक दिया जाता। 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की, जिसे कांग्रेस की पूर्ववर्ती संस्था कहा जा सकता है। इस प्रकार भारतीयों को उच्च पदों से अलग रखने की नीति ने प्रभावशाली शिक्षित भारतीयों में असंतोष की ज्वाला उत्पन्न कर दी। अगला कारण रहा जाति विभेद नीति। सन 1857 के विद्रोह के पूर्व भारत स्थित अंग्रेजों और भारतीयों के संबंध पर्याप्त अच्छे थे, किंतु विद्रोह के बाद ब्रिटिश शासन ने जाति विभेद की जो नीति अपनाई, उसके परिणाम स्वरूप इस मधुरता का स्थान पारस्परिक घृणा और कटुता ने ले लिया। एक कारण रहा यातायात तथा संचार के साधनों का विकास। 1860-70 के वर्षों में सड़कों, रेलों, डाक और तार यातायात तथा संचार के द्रुत साधनों के विकास से भी राष्ट्रीय भावना की वृद्धि में सहायता मिली। एक कारण देख सकते हैं विदेशी आंदोलनों का स्वस्थ प्रभाव। इटली, जर्मनी, रोमानिया और सर्बिया के राजनीतिक आंदोलन, फ्रांस में तृतीय गणतंत्र की स्थापना और इंग्लैंड में सुधार कानूनों का पारित होना आदि घटनाओं ने भारतीयों के मस्तिष्क पर प्रभाव डाला। इन आंदोलनों ने भारतीयों को दृढ़ता प्रदान की और उन्हें अपनी मातृभूमि की स्वाधीनता हेतु संघर्ष के लिए प्रेरित किया। एक प्रमुख कारण देख सकते हैं लॉर्ड लेटन की दमनात्मक नीति। सुरेंद्रनाथ बनर्जी लिखते हैं कि राजनीतिक प्रगति के विकास में बुरे या क्रूर शासक एक गुप्त वरदान के रूप में आते हैं। उनके कारण समाज में ऐसी जागृति उत्पन्न होती है जैसी वर्षों के प्रसार और आंदोलन से भी उत्पन्न न हो। बनर्जी का ये कथन भारत में लॉर्ड लिटन के संबंधों में पूर्ण रूप से घटित होता हुआ प्रतीत होता है। लॉर्ड लिटन ने अपने शासनकाल 1876 से 80 में ऐसे अनेक कार्य किए जिससे भारतीय राष्ट्रीयता को प्रोत्साहन मिला। भारतीय नागरिक सेवा की आयु 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दी। 1 जनवरी 1877 को विक्टोरिया को भारत की महारानी घोषित करने के लिए उन्होंने दिल्ली में एक विशाल दरबार का आयोजन किया। इस दरबार की शान शौकत इतनी अधिक थी जबकि दक्षिण भारत में बड़ा भारी दुर्भिक्ष पड़ा था। भारतीय समाचार पत्रों ने इसके विरुद्ध आवाज उठाई।
एक समाज पत्र ने तो यहाँ तक लिख दिया, जब रोम जल रहा था तब नीरो बांसुरी बजा रहा था। इसी वर्ष जब भारतीय जनता भूखे मर रही थी, भारत से इंग्लैंड को 80 लाख पाउंड के अन्न का निर्यात किया गया। इधर घोर दुर्भिक्ष, उधर शाही दरबार और अन्न के निर्यात का यह दृश्य भारतीयों के हृदयों को बेधने वाला था। लॉर्ड लिटन की अफगानिस्तान पर आक्रमण की नीति ने भी भारतीयों को असंतुष्ट कर दिया, क्योंकि अफगानिस्तान पर आक्रमण करने से 2 करोड़ स्टर्लिंग का खर्च हुआ, वो भारत की निर्धन जनता पर ही उसका भार पड़ा। 1878 में भारतीय सेना को साइप्रस भेजने का कार्य किया, उसका भी भारतीय जनता ने विरोध किया। 1878 में ही लिटन शासन द्वारा वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट पारित किया गया। इसमें भारतीय भाषाओं के समाचार पत्रों पर कठोर नियंत्रण स्थापित हो गया। लॉर्ड लिटन का एक अन्य कुत्सित कार्य था भारतीय शस्त्र अधिनियम। इसके अनुसार भारतीय बिना लाइसेंस के कोई भी शस्त्र नहीं ले सकते थे, जबकि यूरोपियन और एंग्लो इंडियनों पर इसका कोई प्रतिबंध नहीं था। स्वाभाविक रूप से भारतीय जनता ने इस कानून को अपना घोर अपमान समझा। लॉर्ड लिटन की आर्थिक नीति भी असंतोष उत्पन्न करने वाली थी। सर बैडरबर्न ने ब्लंट से कहा था कि लॉर्ड लिटन के शासनकाल के अंत में स्थिति विद्रोह की सीमा तक पहुंच गई थी। लॉर्ड लिटन के शासनकाल में ही हम देखते हैं कि उसने अपनी परिषद के अधिकांश सदस्यों की राय के विरुद्ध लंकाशायर के उद्योगपतियों के हितों की रक्षा के लिए विदेशी सूती कपड़े पर से आयात कर हटा दिया, जिससे भारत के सूती वस्त्र उद्योग को बहुत हानि पहुंची। लॉर्ड लिटन का जो शासनकाल है, उसकी दमनात्मक नीति है, उसने राष्ट्रीय आंदोलन के उदय में महत्वपूर्ण भूमिका का कार्य किया। एक कारण रहा इल्बर्ट विधेयक संबंधी विवाद। अब तक जातीय भेद की नीति के कारण भारतीय जज अंग्रेजों के मुकदमे नहीं सुन सकते थे। लॉर्ड लिटन के बाद लॉर्ड रिपन के शासनकाल में 1883 में तत्कालीन विधि सदस्य मिस्टर इल्बर्ट ने व्यवस्थापिका परिषद में एक विधेयक रखा, जिसमें भारतीय जजों को अंग्रेजों के विरुद्ध मुकदमे सुनने का अधिकार देने का प्रस्ताव था। परंतु इस विधेयक के पेश होते ही भारत के समस्त अंग्रेजों ने इसका विरोध किया और विधेयक के विरुद्ध संगठित रूप से आंदोलन प्रारंभ किया। यह झगड़ा कई महीनों तक चलता रहा और अंत में समझौता हुआ, जिसके आधार पर भारतीय जजों को अंग्रेजों के मुकदमे सुनने का अधिकार तो दिया गया, परंतु यह शर्त लगा दी गई कि भारतीय जज उस मुकदमे की सुनवाई एक ऐसी जूरी की सहायता से ही कर सकते हैं जिसमें कम से कम आधे सदस्य अंग्रेज हों। लेकिन इस अल्बर्ट विधेयक संबंधी विवाद ने भारतीयों को 2 बातें अच्छी तरह समझा दी। एक तो यह कि बिना संगठित रूप में आंदोलन किए उनकी मांगें पूरी नहीं हो सकती, और दूसरी यह है कि इस प्रकार का आंदोलन कैसे किया जा सकता है। तो इन तत्वों ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को बढ़ावा देने का कार्य किया। इन तत्वों के परिणाम स्वरूप भारत के लोगों में चेतना का विकास हुआ और अपनी दयनीय स्थिति के लिए उन्होंने ब्रिटिश शासन ही उत्तरदायी है, इस बात को स्वीकार किया और इस चेतना ने ही आगे चलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को जन्म दिया। अभी तक हमने देखा भारत में राष्ट्रवाद के उदय के कौन कौन से प्रमुख तत्व रहे, आगे ये राष्ट्रीय आंदोलन किस प्रकार से चला, किन संगठनों की उत्पत्ति हुई और इसमें किस प्रकार से राजनीतिक नेताओं ने अपना योगदान प्रदान किया, ये सब हम अगले लेक्चर में देखेंगे। और सबसे पहले देखेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना क्यों हुई, कब हुई, इसका संगठन किस प्रकार का था और इसके उद्देश्य कौन कौन से थे। धन्यवाद।